लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मानव है। आई एम मानव जैन। आई एम फ्रॉम गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आई स्कोर्ड AIR 388 दिस टाइम इन UPSC CSE. Little bit about my journey, UPSC journey. So I started my UPSC preparation in 2021. I graduated in 2020 from Delhi University. Actually, my plan was to start preparation after my graduation in 2020, but I was a bit late because of COVID-19. So I started my preparation in 2021. Gave my first attempt in 22. Um, Almost didn't clear prelims. I scored 66.66 in CSET, which was a bit unexpected, because I was a bit more confident in CSET. Then I gave mains. I missed mains, cut off by 1 marks. Then in 23 I gave my second attempt and scored 634 rank. And this year I've scored 388 rank. Okay, so this was about my UPSC journey. बाकी ये है कि यार ये जर्नी का क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने फैमिली को देता हूँ कि मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। एक्चुअली जैसे बचपन से मेरे दादाजी का सपना था कि मैं ये पेपर दूँ, मैं ये पेपर क्लियर करूँ। तो 2020 में कोविड के टाइम वो एक्सपायर हो गए थे, तो जिस कारण वो ये चीज़ नहीं देख पाए। बट उन वो मेरे एक मोटिवेशन का सोर्स रहे, मेरी फैमिली रही, जिसके कारण मैंने ये पेपर को मतलब निकाल पाया। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो करना मुश्किल हो जाता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिन्होंने पूरी जर्नी में मेरा सपोर्ट किया। तो मेन सारा क्रेडिट उनको है। और बाकी फिर गॉड ऑलमाइटी, जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो ये होना ही मुश्किल था। ओके, सो बाकी अपन और शुरू करते हैं प्रीलिम्स से। तो सबसे पहले इस बार जिनने भी प्रीलिम्स दिया हो उनको, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा हो उनको कॉन्ग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली प्रीलिम्स जिनका नहीं हो पा रहा, इस बार नहीं हो रहा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें, क्योंकि उससे डिसहार्टन ना हो। होता क्या है कि मतलब ये ठीक है यार, इट इज़ जस्ट अ फेस, है ना। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ। अगर गलती से बाई चांस अगर रह भी जाता है तो हमें डिसहार्टन नहीं होना, हमें अपनी मिस्टेक से लर्न करना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो पहले प्रीलिम्स जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी, प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है। तो पहली चीज़ है आपके सोर्सेज। आप जो जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हो, यू शुड बी क्लियर अबाउट योर सोर्सेज, है ना। तो दे आर मल्टीपल सोर्सेज इन मार्केट, सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने भी जब प्रीलिम्स पढ़ा तो मैंने कुछ सोर्सेज डिसाइड करे, उन पे स्टिक किया, है ना। जैसे पहला सोर्स पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी मस्ट है ना, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो लक्ष्मीकांत जितना ज़्यादा बार पढ़ो उतना आपको बेटर रहेगा, उतना आपको पॉलिटी में आसानी रहेगी, है ना। दूसरा है अपना ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी जीसी ले आओ। और बाकी इंटरनेट पे आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको PMFIAS है या कई जो वेबसाइट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, है ना। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह वाला जो पार्ट है प्रीलिम्स के लिए, आप उसके लिए भी वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए आप अपनी एक एटलस की बुक ले लो, तो जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है ना। तो ये चीज़ें करोगे तो ज्योग्राफी करना आसान हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी के लिए एक और मेरा सजेशन ये रहता है कि आपकी जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो उतना बेटर है, किसी भी सब्जेक्ट में इन जनरल, बट ज्योग्राफी में इन पर्टिकुलर, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ लाइक अ साइंस, है ना। उसमें लॉजिक्स हैं। तो आप जब लॉजिक समझ लोगे किसी भी चीज़ का कि जैसे प्रेशर डिफरेंस के कारण कैसे विंड क्रिएट होती है, उससे कैसे विंड सिस्टम बनते हैं पूरे अर्थ के, चाहे ग्लोबल विंड सिस्टम हो, लोकल विंड सिस्टम हो, जेट विंड्स हो, जेट स्ट्रीम्स हो, ये सब किसके कारण बनते हैं, प्रेशर डिफरेंस के कारण, है ना। तो जब आपकी वो क्लैरिटी आएगी तो आपको ज्योग्राफी में दिक्कत पेपर में कभी भी नहीं आएगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। इसके बाद आते हैं अपन इकोनॉमिक्स।
तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जैसे मृणाल सर की जो वीडियोस थी, मेजरली वही देखी थी और उनके नोट्स पढ़े थे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो मैंने वहीं से किया था। बट ये है कि जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मेरा भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरे ग्रेजुएशन में ना मेरा 12th में, तो मुझे थोड़ी दिक्कत थी। तो अगर जैसे आपका बैकग्राउंड है तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर गलती से आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो जो भी आप सोर्स से पढ़ते हैं आप कोई क्लासेस ले लें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए जैसे मैंने शुरू में शंकर आइएस से पढ़ा था, और बाकी अ, मैंने बाद में जो इंडिया इसकी बुकलेट आती है उड़ान, उससे पढ़ा था। तो वो चीज़ आप एनवायरनमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो मेरे सोर्सेज ये थे। और दूसरा ये रहता है, करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो भी हैं, जैसे नई रामसर साइट्स ऐड हुई, नेशनल पार्क ऐड हुए, ये सब जो साइट्स वगैरह वाले हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। या कोई नई टेक्नोलॉजी आई, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोई नई लेजिस्लेशंस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनको आप कवर कैसे करोगे, जो भी आप मैगजीन पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, उससे करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो आप, चाहे डेली वाले वीडियोस हों, जो भी हैं, तो उधर कवर हो जाता है ना। तो एनवायरनमेंट आप वहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेन बुक है स्पेक्ट्रम, वो आपको करनी है। इसके अलावा आपके जैसे मैंने उड़ान से भी पढ़ा है, उड़ान इज़ काइंड ऑफ लाइक समरी ऑफ दिस, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ो, फिर रिवीजन के लिए उड़ान पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। दूसरा एंशिएंट और मिडीवल। तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए इम्पोर्टेंट है पहले अपनी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, मैंने वही पढ़ा है, तो मेरा सोर्स वही था। उसके बाद मैंने आई शिफ्टेड टू उड़ान, बिकॉज उसमें जैसे चीज़ें काफ़ी अच्छे से कंपाइल्ड है। जैसे जो अपने टर्म्स वगैरह रहते हैं इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें क्रोनोलॉजिकली अच्छे से दी हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, है ना। आर्ट सेम फॉर आर्ट एंड कल्चर। पहले मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, बाद में अपना उड़ान पढ़ी है, प्लस जो भी करंट अफेयर्स में रहता है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है सी सेट। सी सेट के लिए मेन स्ट्रेटेजी क्या है, आप पी वाई क्यूज़ देखें, उनको एनालाइज करें, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा सी सेट में, है ना। बट अगर आपका नहीं है, तो ट्राई करो कि आप देखो यार, ये आप साल भर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि सी सेट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। आप कुछ नहीं कह सकते कि सी सेट किस टाइप का आएगा। 23 में टफ था, 24 में ईजी था, 25 में फिर टफ था, है ना। तो अगर आपको सी सेट के कारण नहीं रुकना, तो आप साल भर प्रैक्टिस करते रहें। सी सेट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, आपको समझना कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। 80 क्वेश्चन है, अपन को सारे 80 क्वेश्चन नहीं करने सी सेट में। आप 40 से 50 क्वेश्चन भी करोगे, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो इसमें आप श्योर हो। अगर आप श्योर नहीं हो किसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नहीं करना। तो सी सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उन पर काम करना, और उसके हिसाब से अपन को आगे बढ़ना, ठीक है। फिर बाकी सी सेट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि लोग एक ही चीज़ पे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। लोग जाते हैं कि यार मैं सिर्फ कॉम्प्रहेंशन करूँगा, यार मैं सिर्फ मैथ्स रीजनिंग करूँगा, विच इज़ अ मिस्टेक, है ना। तो वी शुड नॉट डू दैट। होता क्या है कि सी सेट में जैसे मेरे इस बार 100 आ रहे हैं, उसके पहले मेरे 110 थे, और उसके पहले मेरे 85 थे। बट जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे 66.66 थे। मेन कारण क्या था, मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करी, मैंने कॉम्पिटिशन किया ही नहीं। तो क्या हुआ कि अब उसमें ज़्यादा स्कोप रहा ही नहीं गड़बड़ का, कि कुछ गलत होता तो मैं सीधे बाहर था, एक भी क्वेश्चन गलत था मैं बाहर था। तो यही है कि आपको मिक्स करने हैं, आपको मैथ्स भी करने हैं, आपको रीजनिंग भी करना है, आपको कॉम्प्रहेंशन भी करना है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं मेंस के सोर्स पे। तो मेंस के सोर्स जो भी थे, पहले तो अपन देखते हैं मेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 जीएस, एक अपना ऐसे, और दूसरा अपना ऑप्शनल, ठीक है। तो पहले जीएस पे आते हैं। तो जीएस वन के जो मेजर सोर्सेज हैं मेरे, वो स्टैटिक वाले ही हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे क्या हुआ, अपना जो मैंने स्पेक्ट्रम में पढ़ा, जो मैंने एंशिएंट में पढ़ा, मिडीवल में पढ़ा, मेजर वही सोर्सेज रहे मेरे हिस्ट्री में।
दूसरा ज्योग्राफी में जो भी मैंने जिस सोर्स से पढ़ा, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे थोड़े बहुत, तो वही सोर्स रहा ज्योग्राफी में। और जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो वो मेरा सोर्स रहा सोसाइटी के लिए। तो मेजर सोर्स ये रहे। बाकी कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हो जाते हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो उसे आप प्रहार से या विजन की भी आती है बुक, तो आप उनसे कर सकते हो, है ना। तो वहाँ से वो कवर हो जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में, क्योंकि अपन लास्ट कुछ ईयर्स में देखें तो काफ़ी क्वेश्चन उससे आते हैं। बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एंशियंट मिडिवल पढ़ रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड पढ़िए, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि आर्ट एंड कल्चर इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा, वो डायनेस्टी वाइज ही आएगा या टाइम पीरियड वाइज आएगा। जैसे लास्ट ईयर चोलास पे आया, पल्लवास पे आया। जब आपने एंशियंट मैन के बारे में पढ़ा तो आपने उनका सिर्फ आर्ट एंड कल्चर नहीं देखा, आपने उनकी सोसाइटी के बारे में भी देखा, आपने उनके ट्रेड के बारे में भी देखा, इकॉनमी के बारे में भी देखा, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड है। तो उससे वो आर्ट एंड कल्चर पूछेंगे तो वो इकॉनमी के बारे में पूछ सकते हैं कि उनकी इकॉनमी का क्या इम्पैक्ट रहा। तो ऐसे इंटीग्रेटेड पढ़ना है ना, कोई भी सब्जेक्ट को अपन को इंटीग्रेटेड पढ़ना है। तो जी एस वन के मेजरली ये रहे। जी एस टू और जी एस थ्री मैंने करे थे शून्य आई एस की बुक से प्लस प्रहार से। तो ये दो चीज़ें प्लस अपने करंट अफेयर्स की मेंस 365, तो मेरे ये सोर्सेस से जी एस टू जी एस थ्री के लिए। और जी एस फोर मैंने करे थे मुझे जैन सर की बुक डिकोड एथिक्स, प्लस मल्टीपल रैंडम सोर्सेज, किसी टॉपर की कॉपी से कुछ मुझे कुछ अच्छा लगा, किसी टॉपर के नोट्स में कुछ अच्छा लगा, तो मैंने वो अपने नोट्स में इनपुट कर लिया। मैंने कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाए थे, इट वॉज माई मिस्टेक। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो आप जितने नोट्स बनाएंगे आपको लास्ट में रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा थोड़ा मतलब शॉर्टकमिंग रही कि मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए जीएस के लिए। उससे क्या दिक्कत होती है कि लास्ट में रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये रहेगा कि अगर जैसे आप नोट्स बना लोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी, है ना। तो नोट्स बनाना है। अब आते हैं अपन ऐसे पे। तो ऐसे में देखो यार, कोई शॉर्ट शॉर्ट तरीका नहीं है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 104 थे, सेकंड में 103 थे, और थर्ड में 120 है। तो 104, 103 और 120 में अंतर है मेन प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी करी, सेकंड में भी करी, बट कम करी। मैंने ऐसे को हल्के में लिया। थर्ड अटैम्प्ट में ये था कि प्रैक्टिस ज़्यादा करी, ऐसे पे काम किया। मेजर वही है। देखो, आप टॉपर्स के ऐसे पढ़ो, आप एनालाइज करो। सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे में, जो भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो उसको समझना। जो टॉपिक आपको बेस्ट समझ में आ रहा है आपको वो करना है। आपको इस पे नहीं जाना है यार ये इजी टॉपिक है, काफ़ी लोग करेंगे, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, कब कोई नहीं करेगा तो मैं ये करता हूँ। वो वर्स्ट अप्रोच है ना। जब भी आप ऐसे कर रहे हो, आपको किस चीज़ को देख के करना है कि यार मुझे ये टॉपिक बेस्ट समझ में आ रहा है। ऐसे को जब आप अप्रोच करो तो पहले अपन को क्या करना है, अपन को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहले आपने टॉपिक लिखा। अब आप उसमें इंट्रोडक्शन किस चीज़ से कर रहे हो, जैसे कोई कोट से करता है, कोई पोएम से करता है, एनेक्डोट से करता है। मेरा अप्रोच रहता है एनेक्डोटल, तो मैं एनेक्डोट से ऐसे की स्टार्टिंग करता हूँ। तो ऐसे में जब आप स्टार्ट करो तो पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। दूसरा है आप ऐसे को टॉपिक्स में बांटो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल टॉपिक लेते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, पहले तो अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा, बताया कि क्या समझते हैं हम इस टॉपिक से, है ना। अब सेकंड चीज़ आएगी, आप उसको बांटना। वाई इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर ऑनेस्टी नहीं फॉलो करेंगे तो उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। फिर एक अपन ने दे दिया कि ऑनेस्टी को अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये अपने हेडर है, अब इनके सब हेडर बन जाएंगे, है ना। कि वाई इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उसके 3-4 सब हेडर। वाई अगर इसके हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसके 3-4 सब हेडर। उसको अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, उसके 3-4 सब हेडर। और एक काउंटर पॉइंट भी डाल सकते हैं कि कब मान लो ऑनेस्टी कैन बी हार्मफुल। फॉर एग्जांपल जैसे कृष्ण जी का एग्जांपल ले सकते हैं। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, कृष्ण जी ने डिसऑनेस्ट मीन्स भी यूज़ करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ धर्म, है ना। तो अपन उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें आप देखो ऐसे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि आप जैसे जो भी एथिक्स में कोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, आप स्टोरीज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, उनका आप खुल के यूज़ करिए, है ना। जैसे आप सोशल मीडिया पे अपने किसी की कोई स्टोरी दिखी, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की, तो आप उसको यूज़ करिए।
जितना आप करंट से रिलेट करेंगे, जितना आप उसमें डायनामिज्म दिखाएंगे, उतना आपका ऐसे में बढ़िया स्कोर रहेगा, है ना। अब ये सब होने के बाद आता है लास्ट में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मेरा अप्रोच रहता है कि एक तो पूरा एक समराइज़ करना, और लास्ट में जो मेरा इंट्रोडक्शन था, एनेक्डोट था, उससे रिलेट करना। जैसे कभी आपने स्टैंड अप कॉमेडीज़ में भी देखा होगा, ये अप्रोच मैंने वहीं से उठाई थी मेरे लिए। तो जैसे कोई भी स्टैंड अप कॉमिक रहता है, वो स्टार्टिंग एक स्टोरी से करता है और एंडिंग वहीं पे करता है। तो अपन जैसे कॉल बैक देना बोलते हैं उसे, तो अब वो करोगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा एक और बढ़िया अट्रैक्शन लगता है ना। तो ये चीज़ आप ऐसे के लिए कर सकते हो। अब बाकी आता है अपना ऑप्शनल। तो ऑप्शनल मेरा जैसे सोशियोलॉजी है, तो मेरा सोशियोलॉजी में जो नोट्स रहे वो थे अपने नितिन सांगवान नितिन सांगवान से, प्लस मेरे वाजीराम से फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग ली थी, तो उनके नोट्स से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, मतलब नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। जो मुझे फर्स्ट मेंस में दिक्कत करा था, तो मेरी एक फ्रेंड है उस श्रुति, उसके नोट से मैंने पढ़ा था, और उसके नोट्स में मैंने अपना वैल्यूएशन करता गया मैं। तो कोई भी अगर टेस्ट दिया है, उसमें कोई थिंकर दिखा, कोई नई थ्योरी दिखी, कुछ जो मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने उसको वैल्यूएशन कर लिया। यूट्यूब पे स्लीपी क्लासेस की वीडियोस थी, उसमें से अगर मुझे कुछ दिखा, कोई टॉपिक दिखा इंपॉर्टेंट है बट मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने उन्हें वैल्यूएशन कर लिया। तो मेजर मेरा सोशोलॉजी के लिए अप्रोच यही रहा। बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, उधर भी काफ़ी करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, उधर से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर में भी जैसे आपको सोसाइटी में होती हुई चीज़ें दिखेंगी, कोई कास्ट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो चीज़ भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। क्योंकि जितना आपका डायनामिज्म रहेगा, स्पेशली इन पेपर 2, उतना आपका बेटर स्कोर रहेगा पेपर 2 में। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 2 में 121 थे, सेकंड में 129 थे, लास्ट में अभी थर्ड वाले में 118 है। इसमें कम होने का कारण ये है कि मैं थोड़ा स्टैटिक ज़्यादा हो गया। मैंने थिंकर बेस ज़्यादा रखा, डायनामिज्म कम रखा, पेपर 2 ज़्यादा रिजिड हो गया, इसके कारण स्कोर कम हो गया, है ना। तो ये चीज़ मैंने अपनी गलती सीखी। सो ये चीज़ आप भी ध्यान रखें कि पेपर 2 में डायनामिज्म जितना रहेगा अच्छा, उतना बेटर रहेगा, है ना। तो ज़्यादा अपन को स्टैटिक नहीं होना पेपर 2 में। पेपर 1 में ज़रूर स्टैटिक होना है, आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना रिवाइज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन जीएस, इन सोशियोलॉजी, इन ऑप्शनल, दोनों में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कम नहीं करना, उसको कम नहीं समझना, उसको छोड़ना नहीं है। ओके। अब ऑप्शनल के बाद आते हैं अपन मेंस आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग करनी कैसे? तो आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट अप्रोच मुझे लगता है सेल्फ एवेल्यूएशन के साथ आप किसी भी टॉपर की आंसर कॉपी उठाएं, उस कॉपी से आप आंसर पढ़ें, आप समझें कि आंसर उसने लिखा क्या है, कैसे लिखा है, और उसको एमुलेट करने की कोशिश करें। ये कैसे करना है? पहले तो आपने जो भी, आप फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो आपने सोचा मैं उसके आंसर करता हूँ, तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आप कोई भी पीवाईक्यू देखें या टॉपर की आंसर कॉपी उठाएं, उसमें देखें कि यार उसने आंसर कैसे लिखा है। फिर एक कोई दूसरा क्वेश्चन लें, आप उसे लिखें, फिर अपने आंसर को टॉपर के आंसर से कंपेयर करें। तो जब आप उनको कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा यार मैंने ये चीज़ अच्छी करी, ये चीज़ मैंने गलत करी, ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए थी, ये चीज़ मुझे करना चाहिए। तो इससे आपके आंसर इंप्रूव होंगे, है ना। दूसरी चीज़ है, आप पीयर इवेल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो मीन्स लिख चुके हैं, या आसपास, मतलब ठीक है, एक मॉडल आंसर देख के जो एनालाइज कर सकते हैं, आपको रिव्यू देख सकते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। तीसरा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज मेजरली होती है 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, है ना। टेस्ट सीरीज से आपको समझ में आएगा यार मुझे पेपर कंप्लीट कैसे करना है। मुझे ये कितने, शायद 19 क्वेश्चंस रहते हैं सोशल में, ऑप्शनल में, और 20 क्वेश्चंस रहते हैं अपने जीएस में। तो ये 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट होंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, टेस्ट सीरीज़, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ आएगी लास्ट में। तो पहले आंसर राइटिंग अपन को अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, और 3 घंटे की प्रैक्टिस के लिए करनी है टेस्ट सीरीज़। ओके। फिर इसके बाद आते हैं कि आंसर्स में होना क्या चाहिए। तो एक चीज़ तो मैंने जैसे बताई कि टॉपर्स की अपन को कॉपीज देखनी है। तो व्हेन वी सी टॉपर्स कॉपी, हमें समझ में आएगा कि हमारे आंसर्स में कमी क्या है, स्ट्रक्चर में कमी क्या है, प्रेजेंटेशन में कमी क्या है। तो कंटेंट तो क्या है कि आप जब पढ़ोगे तो कंटेंट डेवलप हो जाएगा। आपके पास कंटेंट बहुत सारा होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कंटेंट,
ये आपको थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ेगी। शुरू में आप आंसर लिखोगे 150 वर्ड का आंसर होगा, आप 300 वर्ड लिख रहे होगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मुझे यार वर्ड्स कैसे कम करने हैं, जिससे मेरा टाइम लिमिट में भी आंसर हो, वर्ड लिमिट में भी आंसर हो, ओवर राइटिंग के मार्क्स में जाए, टाइम से पेपर कंप्लीट हो। ठीक है। दूसरा क्या है, अब जब कंटेंट डेवलप हो गया तो उसमें प्रेजेंटेशन और अपना ये इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन वगैरह। तो उसके वो कैसे समझ में आएगा, टॉपर्स के आंसर कॉपी से। तब जब आप उनकी कॉपी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा है उसमें उन्होंने प्रॉब्लम पूछी है, तो अब उसमें एडिशनल पार्ट क्या आ सकता है, उसका सॉल्यूशन आ सकता है। उन्होंने अगर नहीं पूछा तो एडिशनल पार्ट मेजरली अपन को पॉइंट वाइज लिखना है, जो भी अपना आंसर है, और उसमें जो भी एडिशनल पार्ट है उसको अपन हब एंड स्पोक में, थ्रू डायग्राम्स, इन सब से अपन बता सकते हैं, है ना। तो इससे आंसर्स में वैल्यू एडिशन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया कि एक उन्होंने क्वेश्चन दिया कि रिसेंटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर स्ट्रेस है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अपन ने एक इंट्रोडक्शन दिया, ग्रीन एनर्जी पे स्ट्रेस क्यों है। एक अपन ने हब एंड स्पोक में छोटा सा बता दिया कि इसके बेनिफिट्स ये हैं। फिर अपन ने मेन पॉइंट में बताया कि इसमें चैलेंजेस ये हैं, सोलर में ये है, विंड में ये है। इस टाइप से अपन ने चैलेंजेस बता दिए। और तीसरा अपन ने एक पार्ट बता दिया कि इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उसको दो तरीके से कर सकते हो वे फॉरवर्ड को, एक तो आप कंक्लूजन में दे सकते हो, दूसरा आप एक छोटा सा पार्ट हब एंड स्पोक बना के सॉल्यूशन में ही दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप सॉल्यूशन में दोगे तो एक आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब मेरी एक और अप्रोच रहती है कि जैसे वे फॉरवर्ड अगर उन्हें नहीं पूछा तो मैंने दो तीन हब एंड स्पोक में दे दिए, एक मैंने कंक्लूजन में डाल दिया। कंक्लूजन, तो इससे कंक्लूजन अच्छा हो जाता है। एक और चीज़, अब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे करना है किसी भी आंसर में, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक वाइज डिपेंड करेगा। जैसे अगर हिस्ट्री का टॉपिक है, तो अगर हिस्ट्री का टॉपिक है तो मैंने पहली वाली डायनेस्टी से कुछ इंट्रोडक्शन किया। फॉर एग्जांपल मौर्यास के ऊपर इंट्रोडक्शन आया, तो मैंने मौर्यास के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैंने या तो उनका टाइम पीरियड बता दिया, या उनको कोई डोमिनेंट फीचर बता दिया जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। और कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा आज के टाइम में, या उसका इम्पैक्ट क्या रहा सब्सिक्वेंट डायनेस्टी के टाइम में। जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से गुप्तास पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है या अभी क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो सब बता सकते हैं, है ना। तो ये कंक्लूजन का तरीका है, जैसे हिस्ट्री का हो गया। बाकी जीएस में, जीएस 2 में, जीएस 3 में कैसे कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जीएस 2 में आर्टिकल्स वगैरह से कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है उससे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी है उससे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे स्ट्रेस है, तो आप जैसे क्या पॉलिसी मेकर के रोल में जा रहे हो, आप सिविल सर्वेंट के रोल में जा रहे हो, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखना है। सॉल्यूशंस किस में है, पॉलिसीज में। तो आप अगर उसको पेपर में दिखा पाओगे, चाहे वो आपके आंसर्स में हो चाहे आपके कंक्लूजन में हो, उतना आप आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो जब उनको आप एज कंक्लूजन यूज़ कर सकते हो। एक जनरल ट्रेंड हो गया कि आप एसडीजी से कंक्लूड कर दो या विकसित भारत से कर दो, तो उसको वो भी कर सकते हो और उसको अवॉइड भी कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है पी वाई क्यूज़। तो पी वाई क्यूज़ का आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। पी वाई क्यूज़ से क्या होगा, आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आपको समझ में आएगा कि टॉपिक्स के अलावा कि किस थीम से आ रहे हैं वो तो समझ में आएगी, दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सिर्फ सिंपल नहीं पूछ रहे कि क्या है, वो ये भी पूछेंगे क्यों है, कैसे है, इसको सही कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पी वाई क्यू सीख के समझ में आएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह तो ठीक है अभी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट पी वाई क्यू से आपको यूपीएससी का पैटर्न समझ में आएगा, है ना। तो पी वाई क्यूज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन प्रीलिम्स और इन मेंस, तो दोनों में। ठीक है। बाकी सोर्सेज और बुक लिस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर आपको देखने हैं तो मेरा एक ब्लॉग है, आप गूगल करेंगे मानव जन यूपीएससी, तो टॉप पे ही आपको ब्लॉग मिल जाएगा, उसमें मैंने सोर्सेज और बुक लिस्ट दे रखी हैं। ओके। मेन चीज़ बस यही थी। बाकी इसके अलावा ये आता था, देखो यार मिस्टेक्स कुछ कुछ रहती हैं, जैसे क्या था, गाइडेंस सही नहीं मिलना। क्या होता है कि आप मार्केट में जाओगे आपको मल्टीपल गाइडेंस देने वाले मिल जाएंगे, बट ये आपको एक अगर कोई भी सूटेबल लगता है तो एक से स्टिक करना है, बार बार आपको चेंज नहीं करना। सेम गोज फॉर सोर्सेज, आपके सोर्सेज मार्केट में आपको मल्टीपल मिलेंगे। आप टेलीग्राम खोलोगे आपको दिखेगा यार ये अच्छा है ये बुरा है, तो आपने जो भी सोर्सेज बनाए हैं
उनसे स्टिक करना है। अगर आपने नोट्स बनाया, आपने कोई कोचिंग करी, आपको उनसे स्टिक करना है। कुछ भी अच्छी चीज़ लगती है तो उसे एज ए वैल्यू एडिशन ले सकते हैं। इस मामले में जैसे मैं सोशल मीडिया का भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने इंस्टाग्राम यूज़ किया, मैंने उस पर कोई नई टेक्नोलॉजी देखी या कोई पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट देखा है, कुछ देखा, तो मैंने उससे रिलेट किया मेरे सिलेबस में किस पॉइंट से रिलेट हो रहा है। जैसे गवर्नर की लड़ाई चल रही है, तो मैं देखूंगा यार ये GS2 में रिलेट हो रहा है, जैसे गवर्नर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अपन को सब चीज़ों को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। अपन को रेलिवेंस समझना है कि जो भी चीज़ हो रही है उसका रेलिवेंस हमारी लाइफ में क्या है, हमारे GS में क्या है। तो इस तरीके से आपका बढ़ेगा। बाकी देखो, एक डिबेट ये भी रहती है इसके अलावा कि नोट्स पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ के अपने नोट्स बना लें अपने अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है लास्ट में रिवीजन करना आसान हो जाता है। मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो दैट बिकेम एन इशू फॉर मी इन लेटर अटेम्प्ट्स, क्योंकि रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप पहले से नोट्स बना लेंगे तो वो आपको आसान रहेगा। फिर एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, करंट अफेयर्स कैसे करें, न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसमें वही है कि यार न्यूज़पेपर देखो, आप इम्पोर्टेंस जनरली स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना। न्यूज़पेपर आप जितना पढ़ेंगे आपको पहले तो चीज़ मेन स्किल में बहुत बेनिफिशियल है। आपको समझ में आएगा कि आंसर में स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, क्योंकि आप जैसे एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पहले एक प्रॉब्लम दी होगी, 4 पैराग्राफ उसके दिए होंगे, फिर उसमें सॉल्यूशन दिए होंगे, 4 पैराग्राफ उसके दिए होंगे। तो जब आप इस चीज़ को करोगे तो उधर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने आंसर्स में। उधर आपको नई कोई टेक्निक पता चल सकती है, नई कोई स्कीम पता चल सकती है ना। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया न्यूज़ में अगर आपको कोई सोशल इश्यूज़ वगैरह दिखे, तो अगर आपको जैसे सोशलॉजी ऑप्शनल है तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स मैगजीन है, आप पढ़िए। आप उनको मंथली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है। मेरे कई फ्रेंड्स ने मंथली पढ़े हैं, मैंने ईयरली पढ़े हैं, और दोनों को वर्क किया है वो चीज़, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही पढ़ना है यही पढ़ना है, जो भी आपको सूटेबल लगता है पढ़ना है। मेन चीज़ है न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें सप्लीमेंट्री हैं। इसके अलावा जैसे डेली वाली वीडियोस आती हैं, प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस हैं या कुछ है, तो वो भी आप देख लो, तो दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल, है ना। बाकी ये है कि देखो, टेस्ट सीरीज़ का मैंने बताया ही था, टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, बट वो बात की चीज़ है। प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़, जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बनी रहे, जिससे अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको अप्लाई कर सकें, आप उसका एप्लीकेशन देख सकें। मीन्स में टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है बाद में, जब आप आंसर राइटिंग कर लें, जब आपको आइडिया लग जाए कि यार मुझे आंसर ऐसे लिखने हैं। वरना आप पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो टेस्ट अकेला देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मीडियम चूज़ करना है, वो आपका ऑप्शनल चूज़ करना है, वो आपके कंफर्ट लेवल पे, आपके इंटरेस्ट लेवल पे। आपको सिर्फ इसलिए चूज़ नहीं करना है कि यार इस ऑप्शनल में स्कोर अच्छा आ रहा है, ये ऑप्शनल छोटा है। जैसे मैंने जो सोशियो चूज़ किया ऑप्शनल, तो उसका रीज़न ये था मुझे इंटरेस्ट था टॉपिक में। वो छोटा है नो डाउट, ठीक है, उसमें नंबर आ रहे हैं नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट मेन चीज़ है मेरा इंटरेस्ट था। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं ऑप्शनल में 200 प्लस कभी ला ही नहीं पाता। बट मेन चीज़ है कि ऑप्शनल में अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, है ना। बाकी मीडियम में भी कई स्टूडेंट सोचते हैं यार हिंदी में हमें नुकसान हो जाएगा, हमें हिंदी नहीं लेना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज नहीं लेना चाहिए। बट दैट्स नॉट एन इशू, उसमें भी लोग स्कोर लाते हैं, उसमें भी लोग स्कोर रैंक लाते हैं, है ना। तो उधर इम्पोर्टेंट उधर भी बस वही है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें तो आपको वो मीडियम चूज़ करना चाहिए। बाकी और ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। मेन चीज़ वही है, देखो डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया वो आते रहेंगे। आपको अपनी कुछ हॉबीज़ वगैरह बनाइए जिससे आप रिलैक्स कर सकें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे बातें करिए। ये आपका मेन स्ट्रेस रिलीफ का मैकेनिज़्म होना चाहिए। टाइम टेबल अपना फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है। जो आपके मैक्रो टारगेट्स हैं वो फिक्स रखें, जो आपके माइक्रो टारगेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रखें। मैक्रो टारगेट्स यानी बड़े टारगेट्स, जैसे मंथली टारगेट्स या ईयरली टारगेट्स, तो उनको फिक्स रखो कि यार मुझे इस मंथ में इतना कंप्लीट करना है। बट आप अपने माइक्रो टारगेट्स जो आपके डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल रखें।
ये नहीं कि यार मुझे इस वीक में इस टाइम पे पर्टिकुलर यही पढ़ना है। आप टाइम टेबल दिन में बना लो कि मुझे 4 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है, बट उसको आप दिन में कभी भी शिफ्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, है ना। उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि ये नहीं कि आपने एक हफ्ता 12 घंटे पढ़ा और फिर उसके बाद एक हफ्ता पढ़ा ही नहीं, है ना। कंसिस्टेंसी बनी रहे। इससे आपने टारगेट बनाया है कि मुझे हफ्ते में 70 आवर्स पढ़ना है, तो किसी दिन अगर आपने 6 घंटे पढ़ा तो अगले दिन आपने 12 घंटे दे दिया, उसके अगले दिन 12 घंटे दे दिया। ये नहीं कि आप छोड़ दो, है ना, कि आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी देखो, पढ़ाई में एक और क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगता है। तो उसका भी बस यही है यार, आपको खुद को एक मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगी। आपको मोटिवेशन क्या है? जैसे जैसे मेरी मोटिवेशन थी कि जैसे बचपन से मैंने कई सोशल इश्यूज देखे मेरे पास में, उनको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो पॉलिटिक्स में जाना, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एनी मिडिल क्लास का। दूसरा ऑप्शन था सिविल सर्विसेज में जाना, तो विच वॉज द ओनली पॉसिबल और फीजेबल ऑप्शन फॉर मी। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। बाकी मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए दूसरा मोटिवेशन था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको खुद को एक मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगी। किसी का कुछ भी हो सकता है। फॉर समवन मोटिवेशन माइट बी पावर, फॉर समवन इट माइट बी मनी, फॉर समवन इट माइट बी रिवेंज, ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बट वो आपका अपना पर्सनल होता है। बट जब तक आपका खुद का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा तो तब तक ये क्लियर करना मुश्किल रहेगा। तो आप अपना एक मोटिवेशन बनाएं, इट विल हेल्प यू इन कीपिंग अवे डिस्ट्रैक्शंस, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज़, है ना। बाकी मेजर यही है। एंड इफ देयर एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। ओके। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होते तो देन लेट अस एंड दिस, है ना। देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप जिस भी फील्ड में जाएं आप सक्सेसफुल हो, मेहनत करते रहिए। एक सिंपल मेरा ये कहना होता है हर बार कि कोई भी फील्ड में आप जहाँ पर भी हो, शुरू में देखने में टफ लगती है। जैसे यूपीएससी है, उसकी प्रिपरेशन है, आपको माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने जैसी लगेगी। क्या आप सोचोगे इतना बड़ा पहाड़ है कैसे चढ़ूँ। बट जब आप माउंट एवरेस्ट या कोई भी बड़े माउंटेन को आप क्लाइंब करने जाएंगे, वहाँ पे छोटे छोटे बेस कैंप्स होते हैं थोड़ी थोड़ी हाइट पे, है ना। आप एक बेस कैंप पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। तो कोई भी फील्ड में सक्सेस उसी की तरह है। जब आप एक चीज आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उनको अचीव करते जाएं, एक अचीव करें, दूसरा अचीव करें, तीसरा अचीव करें, तब आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। ओके। तो हार मत मानिए, कंटिन्यू करिए जो भी फील्ड है उसमें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।